केवल ज्ञान आधारित नौकरी करके अपना जीवन पूरा कर गए। लेकिन अब ज्ञान तो सब एआई का आपके पास आपके फोन में उपलब्ध हो गया। अब कर्म आधारित चीजें आगे ज्यादा बढ़ेंगी और इसमें पकड़ रखने का एकमात्र का जो तरीका है स्टार्टअप्स को मदद करना। 2000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए तय किए गए, जिससे अच्छी सजा नकली बीज बेचने वालों को, नकली पेस्टिसाइड बेचने वालों को सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है। ये बहुत सारे लोग नकली सीड बेचकर, नकली पेस्टिसाइड बेचकर जो है किसानों की खेती को खराब कर देते हैं। हमारे हुड्डा साहब बड़े चिंतित हो रहे हैं कि कर्ज बढ़ गया है। ये ऐसा बजट है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, भविष्य के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने जो है वो लक्ष्य रखा है और भविष्य का भी लक्ष्य वो उसमें से लेकर चले हैं कि किस प्रकार भविष्य में हम जो है और आगे, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आगे भविष्य को कैसे जो है उसमें बढ़ाए। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के बजट को भविष्यगामी और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए 2 लाख करोड़ से अधिक के बजट की सराहना की, जो हरियाणा को देश के सबसे बेहतर बजट जारी करने वाले 12 राज्य में शामिल करता है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और उद्योगपतियों सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने खास तौर पर किसानों के लिए किए गए प्रावधानों की तारीफ की और ये भी कहा कि नकली बीज सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हुड्डा कर्ज के आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आवर्ती खर्चों को कर्ज में जोड़ दिया है। पंजाब में किसानों को सड़क से हटाने को भी धनखड़ ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे तब केजरीवाल उन्हें मेहमान कहते थे, लेकिन अब किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की तरह पंजाब को भी सभी फसलों पर एमएसपी देना चाहिए। भविष्यगामी बजट है। इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचरोलॉजी, फ्यूचर सक्षम डिपार्टमेंट बनाने की बात इस बजट में कही गई है। देखिए, सारी की सारी शिक्षा जो है ना वो हमेशा भूतकाल से आती है। वेदों ने क्या कहा, उपनिषदों ने क्या कहा, पुराने लोगों ने क्या कहा, पुराने लोगों के अनुभव क्या थे। लेकिन इतनी तेजी के साथ दुनिया बदल रही है कि भविष्य पर पकड़ रखना ये बहुत आवश्यक है और इसमें पकड़ रखने का एकमात्र का जो तरीका है स्टार्टअप्स को मदद करना। 2000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए तय किए गए हैं और दूसरा इसका तरीका ये है कि भविष्य के प्रति सजग पॉपुलेशन चाहिए, जिसकी सोच भविष्यगामी हो। हम ज़्यादातर पास्ट की बात बहुत करते हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में कहाँ पहुँचेंगे, कैसी स्थितियाँ बनेंगी, इस प्रकार की सिचुएशंस होने वाली हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा देखता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारी पीढ़ी और हमारे से पीढ़ी से बहुत पहले की बहुत सारी पीढ़ियाँ केवल ज्ञान आधारित नौकरी करके अपना जीवन पूरा कर गए। लेकिन अब ज्ञान तो सब एआई का आपके पास आपके फोन में उपलब्ध हो गया। अब कर्म आधारित चीजें आगे ज्यादा बढ़ेंगी। ये तो क्या था, ज्योग्राफी पढ़ ली किसी ने, पढ़ा दी थी 30 साल, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पढ़ा ली 30 साल। अब तो सब उसके हाथ पर है, उंगलियों के टिप्स पर है सब कुछ। जो काम 10-15 साल में होता था वो हो सकता है किसी लर्निंग 10-15 महीने में हो जाएगी। और फिर जो स्कूलों के बाहर ये लिखा होता था कि शिक्षार्थ आए सेवार्थ जाएं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हमेशा ही शिक्षार्थ रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको पूरा करने वाला बजट भी उस प्रकार से उसके लिए पैसे का प्रोविजन किया गया है और हम जो उन बातों को पूरा करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ सके। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूँगा कि अभी तक हमारे जितने भी एक्सीलेंसी सेंटर थे 11 राज्यों में, वो केवल इजराइल के साथ थे। इस बार सरकार जापान के साथ बना रही है। दूसरे एक और मुल्क की टेक्नोलॉजी हमारे साथ उस प्रकार से आने वाली है, तो ये एक अच्छी बधाई की बात है कि हमारे जो है कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रॉबेरी, खजूर, लीची, इनके जो है वो जापान के साथ अभी बनेंगे। तो उन देशों की तकनीक का भी हमको, केवल इजराइल की तकनीक का नहीं, उन देशों की तकनीक का भी उसमें से हमको
लाभ मिलेगा। एजुकेशन की दृष्टि से जैसे मॉडल स्कूल बनाते हैं, हर जिले में एक मॉडल कॉलेज बनाने का प्रोविजन रखा है और 10 किलोमीटर के उसमें जो है मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का। नहीं तो पहले जिले में एक होता था, मुझे याद है जब हम थे, एक दूसरा बनाना पड़ गया था। हमने पाटोदा में तो इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी भी अपवाद मान के दे दो, अब ब्लॉक तक आ गया है और अब 10 किलोमीटर में ले आए हैं। तो ये और अच्छी बात होगी कि जिससे कारण से हम अपनी एजुकेशन को और बेहतर करने की जो है उस नाते से जो ये जो पढ़ने वालों की स्कॉलरशिप भी बढ़ाने का भी जो है वो योजना जो है बढ़ाई गई है। तो ये कल्पना चावला के नाम से छात्रवृत्ति शुरू करने की, छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख तक की ये एक अच्छी स्कीम है, मैं कहूँगा, जिससे बेटियों को और ज़्यादा उसके माध्यम ये बेड 100 बेड के अस्पतालों को 200 बेड का किया जाएगा। तो अपने झज्जर का हॉस्पिटल भी उसके नाते 200 बेड का होने वाला है। और हमारी इसका भी सर्वे जो है आसोदा तक की मेट्रो का भी किस प्रकार से बढ़े, ये विषय इसमें सारे। एक बहुत अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री जी ने कभी सोलर अलायंस से एक नई पहल भारत के प्रधानमंत्री की, जैसे योग दिवस था ऐसे सोलर अलायंस, आपको याद होगा फ्रांस के मित्रों आए थे, अपन ने गुड़गांव में प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी ज्वाइंट सभा हुई थी और उसका हेडक्वार्टर भी सोलर अलायंस का गुड़गांव में ही है। तो जो रूफ टॉप वाला जो विषय है, 2 लाख से अधिक घरों का लक्ष्य रखा है कि किस प्रकार से हम छतों के ऊपर जो है वो बिजली लगा के, तो ये क्लीन एनर्जी जितनी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको खुशी होती होगी, मुझे बड़ी खुशी होती है खेतों में ये सोलर वाला देखकर। मेरे समय में शुरू हुआ था, पहले 2 ब्लॉक चुनने की बात शुरू हुई थी कि हाँ हम जो है इसको पायलट के तौर पर देंगे। एक बड़ा गैप है जिसको आपको ध्यान में कराने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। जैसे आबियाना है नहर का, वो अक्सर माफ हो जाता है, तो नहर वाले को पानी फ्री मिलता है। जो बिजली के ट्यूबवेल से पानी देते हैं उसका लगभग सरकार की सब्सिडी बहुत बढ़िया, तो भी लगभग 1000 रुपये पड़ जाते हैं एक फसल पे आफ्टर सब्सिडी। लेकिन जो पड़ोसी के ट्यूबवेल से पानी दे रहा हो और डीजल से दे रहा हो, 5000 रुपये पड़ता है एक फसल का। फार्मर्स के भी सब विषय थे, किसान का बेटा होने के कारण से उन्होंने हर एक चीज के बारे में चिंता की। जैसे प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल के लिए पैसे मिलते थे, अब उसको जो है 1 एकड़ से तक भी सीमित कर दिया। पहले मिनिमम 2 एकड़ था, अब उसको 25,000 एकड़ के लक्ष्य से बढ़ा के 1 लाख एकड़ तक का कर दिया। जो भी इस प्रकार की खेती जिससे हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी हो उस नाते से। और पराली प्रबंधन के भी 200 रुपये बढ़ा दिए, 1000 रुपये देते थे पहले, अभी 1200 रुपये देंगे। और धान की बिजाई यानी जो वाटर सेविंग की स्कीम्स हैं एक तरह से, उस पर भी जो है 1000 रुपये बढ़ा दिए, 7 की बजाय 8 देंगे। तो एक तरह से मैं कहूँगा फार्मर्स के जितने भी विषय थे, जो हमारी सैलाइन वाली ज़मीन है वो पहले 62,000 एकड़ तक का सरकार काम लेके चली थी, अब 1 लाख एकड़ यानी एक तरह से पूरी ही ले ली। 1 लाख एकड़ सैलाइन वाली ज़मीन है, तो पूरी की पूरी ज़मीन को उसको अच्छा करने का लक्ष्य लिया है। जो हैप्पी सीडर से बुआई करते हैं, रोटावेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो जलाते नहीं है पराली, उसके भी 500 रुपये बढ़ा दिए, 4000 की बजाय 4500 रुपये जो है उसको देने का काम किया है। तो और दूसरी अच्छी बात यह है कि सीड और इसके लिए पेस्टिसाइड के लिए कानून पास किए हैं, जिससे अच्छी सज़ा नकली बीज बेचने वालों को, नकली पेस्टिसाइड बेचने वालों को सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है, जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है। ये भी किसानों के हक में है, 3 साल की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने की उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग नकली सीड बेचकर, नकली पेस्टिसाइड बेचकर जो है किसानों की खेती को ख़राब कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा प्रो फार्मर भी है बजट। हमारे हुड्डा साहब बड़े चिंतित हो रहे हैं कि कर्ज बढ़ गया है। तो कर्ज के बारे में एक सामान्यतः फार्मूला ये है कि 1/3 30% आपके GSDP का, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, उसका जो है 30% तक आपका जो है वो हो सकता है। अभी हमारा जो कर्ज है वो 3,17,000 करोड़ के आसपास है और वो उसके 28% के आसपास है। 30% तक सेफेस्ट जोन में माना जाता है। ये हमारे अभी के GSDP पे है और वो साल भर में और 13 लाख करोड़ तक जाने वाला है। 12 लाख करोड़ से ऊपर का अभी हमारा GSDP है, 12.5 लाख करोड़ के आसपास का। तो इसलिए वो सेफर जोन में है। वो अपनी कैलकुलेशन बताने के लिए लोगों के पैसे जमा है वो भी जोड़ रहे हैं। अब आपके पास कुछ पैसे जमा है वो भी जोड़ोगे क्या लोन में? बिजली का कोई बिल बकाया रह रहा है तो वो भी जोड़ रहे हैं। अरे भाई सब आवर्ती खर्चे हैं ना, ये आते हैं जाते हैं। बिजली आएगी तो बिजली के बिल आएंगे भी, तो इसलिए आवर्ती खर्चों को भी जोड़कर उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की बात कर रहे हैं। चिंतित मत हुइए। वो जो पूरी दुनिया में जो एक फाइनेंस मैनेजमेंट की जो रेशियो है
वो टोटल सकल घरेलू उत्पाद का जो है उसके 30% तक की जो रेशियो है वो दुनिया में सेफेस्ट मानी गई है। तो इस नाते से वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितना बड़ा कंसर्न और वो जिस तरह के आंकड़े जोड़कर दिखा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा बजट है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, भविष्य के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने जो है वो लक्ष्य रखा है और भविष्य का भी लक्ष्य वो उसमें से लेकर चले हैं कि किस प्रकार भविष्य में हम जो है और आगे, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आगे भविष्य को कैसे जो है उसमें बढ़ाए। जो लाठीचार्ज हुआ है, हमारे यहाँ 12 महीने बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं, तो उसके बारे में क्या वो ठीक हुआ या गलत हुआ? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब में ऐसा होना। और दूसरा क्या है कि ये लोग दिखा रहे थे, कल वो वायरल कर रहे थे, वो केजरीवाल जी का हमारे मेहमान है, जब हमारे बॉर्डर पे बैठे थे तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे थे। और दूसरा, हरियाणा के मामले के कहीं भी बराबर नहीं है पंजाब। हमारी तरह सारी फसलें खरीद लो, हमारी तरह से सारी फसलों की एमएसपी का नोटिफाइड करो जैसे हमने कर रखा है। हम पहला राज्य है देश का ऐसा जिन्होंने सारी फसलें खरीदने का नोटिफाई किया हुआ है, गवर्नर के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। कोई और राज्य ही नहीं है देश में, अकेले हम राज्य हैं। तो हमारी बात करते हैं ना, वो जो कुछ हरियाणा ने किया वो करके दिखाएं। 13 साल से लगातार मेट्रो का सर्वे चल रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि अगर सेक्टर 16-17 तक जाता है तो बहुत सारे लोग वहां तक जा सकते हैं। वो सर्वे कब पूरा हो जाएगा? मुझे लगता है कि अब तेजी से बढ़ेंगे। 28 किलोमीटर की तो गुड़गांव की मंजूर हो गई है। हाँ, तो अब अगला नंबर अपना ही है। अब वहाँ गुड़गांव एक लेवल पर पहुंच रहा है, तो अब हम ही, मुझे लगता है कि भविष्य के विकास का कोई जिला है तो ये झज्जर जिला है, क्योंकि बाकी जिले वो अपनी एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। अब भविष्य का विकास, भविष्य की योजनाएं कहीं इंप्लीमेंट होंगी तो अपने जिले में ही होंगी। एक आप कृषि मंत्री थे तो आपने वादा किया था कि भाई बहादुरगढ़ को अलग से मंडी देंगे, उसका भी प्रोसेस चल रहा है? मैं निश्चित रूप से पता करूंगा बहादुरगढ़ में किस तरह की मंडी, नई मंडी के लिए। नई मंडी, अगर नई अनाज, हाँ वो बिल्कुल बहादुरगढ़ में नई अनाज मंडी बननी चाहिए। बहुत अंदर है और बहुत भीड़ में भी हो गई है। बिल्कुल मैं उसका पैरवीकार बन के साथ रहूँगा। और एक व्हाट्सएप में मेट्रो का प्रोसेस जरूर।